नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। सुबह से भारतीयों को निकालने के लिए सहयोग जारी रखने का यूक्रेन सरकार से अनुरोध किया। प्रधानमंत्री यूक्रेन की स्थिति पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत करेंगे। रूस ने यूक्रेन में संघर्ष विराम और कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारे खोलने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी। दिन में 1 बजे तक लगभग 36% मतदान की खबर। असम की माजुली सीट के उपचुनाव में दोपहर बाद 1 बजे तक लगभग 48% मतदान। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर कल पुनर्मतदान का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों के साथ बातचीत की। सरकार ने कोयला उत्पादन को 60 करोड़ टन के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 100 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है और भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 59वां प्रश्न। आज का प्रश्न, मालाबार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण प्रतिरोध को दर्शाने वाली विशेष पुलिस हड़ताल किस वर्ष में हुई थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चल रहे प्रयासों में यूक्रेन सरकार से लगातार मदद जारी रखने को कहा है। श्री मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। बातचीत करीब 35 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार की मदद के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की भी सराहना की। प्रधानमंत्री आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात करेंगे। श्री मोदी ने पिछले सप्ताह भी राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। दोनों नेताओं ने संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के बारे में चर्चा की थी। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के सुमय क्षेत्र में फंसे विद्यार्थियों से कहा है कि वे स्वदेश वापसी के लिए तैयार रहें। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अल्पावधि के नोटिस पर यूक्रेन छोड़ने के लिए तैयार रहें। दूतावास ने बताया है कि उसके अधिकारी विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी के प्रयासों में समन्वय के लिए पोल्तावा शहर में हैं। दूतावास के अनुसार वापसी की सही तारीख और समय की जानकारी शीघ्र दी जाएगी। दूतावास ने यूक्रेन स्थित भारतीयों से ये भी कहा है कि वे अपना ब्यौरा गूगल फॉर्म में भरकर भेजें। यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थो सतपथी ने कहा है कि विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी की गारंटी के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि आज 1200 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 7 विशेष उड़ानें संचालित की जाएंगी। ये उड़ानें बुडापेस्ट, सुच्छावा और बुखारेस्ट से की जाएंगी। कल यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 11 विशेष उड़ानों के जरिए 2000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। इन्हें मिलाकर 22 फरवरी से जारी ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अब तक 15,900 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण ही यूक्रेन से हजारों विद्यार्थियों को स्वदेश लाया जा सका है। रूस ने यूक्रेन में संघर्ष विराम और कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की है। रूस के एक कार्यबल ने कहा कि राजधानी कीव, दक्षिणी बंदरगाह शहर मारिउपोल, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और सुमी में आज सुबह से संघर्ष विराम शुरू होगा। हालांकि स्पष्ट नहीं हो सका है कि संघर्ष विराम कब तक जारी रहेगा। मारिउपोल से नागरिकों को निकालने के 2 असफल प्रयासों के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का अनुमान है कि करीब 2 लाख लोग इन क्षेत्रों से निकलने का प्रयास कर रहे थे। रूस के कार्यबल ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अनुरोध के बाद संघर्ष विराम और मानवीय गलियारे खोलने का फैसला किया गया। इमैनुअल मैक्रों ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। कार्यबल ने कहा कि ड्रोन के जरिए संघर्ष विराम पर नजर रखी जाएगी। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे 2000 से अधिक केरल वासियों को अब तक स्वदेश वापस लाया जा चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों का विवरण विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए आज रात दिल्ली से कोच्चि के लिए चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों बाद भी देश में केवल एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स था, लेकिन अब 22 एम्स काम कर रहे हैं। इस काल में गरीबों और मध्यम वर्ग के करीब 13,000 करोड़ रुपए जन औषधि केंद्रों से बचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है और संतोष की बात है कि ये लाभ देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। आज देश में 8,500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना के एक लाभार्थी से पूछा कि योजना से उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मदद मिली है। लाभार्थी ने कहा कि पहले दवाओं की कीमत 1,500 से 1,600 रुपए थी, लेकिन अब इस योजना में दवाइयों पर खर्च घटकर केवल 250 से 300 रुपए रह गया है। जन औषधि दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जन औषधि योजना ने देश में क्रांति ला दी है। जन औषधि योजना आज भारत में एक मौन क्रांति के रूप में हमारे सामने आई है। पीएमबीजेपी केंद्र सिर्फ सिंगल पेज फॉर्म भरने से किसी को जन औषधि केंद्र चालू करना है, चाहे वो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई स्टूडेंट फार्मेसी का पढ़ के बीफार्म या डीफार्म होके आया हो और जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है, तो केवल एक फॉर्म भरने से और केवल मेडिकल ओपन करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो लोकल गवर्नमेंट से ले लेने से प्राइवेट प्लेयर भी जन औषधि केंद्र ओपन कर सकते हैं। जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह भी मनाया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात,
गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी है। दोपहर बाद 1 बजे तक 35.51% वोट पड़ने की खबर है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, लेकिन चंदौली और सोनभद्र जिले के नक्सली क्षेत्रों में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये जिले हैं मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। इस चरण में कुल 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से, जो अभी वाराणसी के काशी विद्यापीठ मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। सुशील, मतदान शुरू हुए कई घंटे बीत चुके हैं, कैसा चल रहा है मतदान? और ये भी बताइए कि मतदाताओं में मतदान को लेकर कितना उत्साह है? देखिए कनक, इस वक्त मैं महात्मा गांधी विद्यापीठ, जिसे यहाँ पर काशी विद्यापीठ कहा जाता है, वहां बने पोलिंग बूथ के बाहर हूँ। यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त उत्साह है लोगों में। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, ज्यादातर बुजुर्गों ने सुबह वोट डाला, लेकिन दिन में इस वक्त बड़ी संख्या महिलाओं की है और युवाओं की है। हमको पता है कि ये आखिरी चरण है, 7वां चरण जो है, और इसीलिए आखिरी चरण में अपना मतदान करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। वोटर जबरदस्त संख्या में बूथ पर मौजूद हैं। इस वक्त लंबी लंबी कतारें हैं जहां भी जाइए, और लोग बाहर निकल करके सेल्फी ले रहे हैं, अपनी उंगली दिखा करके फोटो खिंचा रहे हैं। सुरक्षा के बहुत तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अच्छा माहौल हमें नजर आ रहा है, कहीं से किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई समाचार नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। कनक, सुशील, इस चरण में प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन हैं? देखिए कनक, जब हम दिग्गज उम्मीदवारों की बात करते हैं तो 2 ऐसे बड़े इलाके हैं जहां सबकी नजरें हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहां की 8 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला है। 3 मंत्री यहां से मैदान में हैं। उसमें आपके जो वाराणसी दक्षिण है, जिसे काशी का दिल कहा जाता है, उस क्षेत्र में मंत्री नीलकंठ तिवारी हैं। शिवपुर वाराणसी की जो सीट है, वहां से अनिल राजभर हैं। रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, वो मऊ सदर सीट से रहे हैं। वहां से अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी किस्मत का फैसला आज वोटर करेंगे। जी कनक। जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज अंतिम चरण है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में मतदाताओं से पूरे उत्साह से भाग लेने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की। असम में माजुली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर बाद 1 बजे तक लगभग 48% मतदान की खबर है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। माजुली विधानसभा सीट केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस, माजुली में मतदान कैसा चल रहा है, ये भी बताइए कि कोविड को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने क्या प्रबंध किए हैं? जी कनक, माजुली में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। सुरक्षा का एक्स्ट्रा इंतजाम किया गया है और यहाँ पे कुल 203 मतदान केंद्र है और सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। अब हम कोविड की बात करें तो जो ईसीआई के दिशा निर्देश है उसके अनुसार कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे मतदाता को ग्लोव्स दिए जा रहे हैं, फेस मास्क पहनना यहाँ पे अनिवार्य है और साथ में थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और मतदाता मतदान केंद्र के सामने एक दूरी बनाकर और गोले के बीच रहकर मतदान कर रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोविड के स्थिति में सुधार के बावजूद यहाँ पे सारी प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए हैं। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद मानस।
निर्वाचन आयोग ने मणिपुर के 2 जिलों के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। इन केंद्रों में पिछले शनिवार को दूसरे और अंतिम चरण में मतदान हुआ था। इनमें उखरूल जिले के उखरूल और चिनाई, सेनापति जिले के कारोन और तदुबी सीट शामिल हैं। पुनर्मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती ने युप टीवी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म है और दुनिया भर में टेलीविजन दर्शकों के लिए एक प्रवेश द्वार है। इसके साथ डीडी इंडिया अब अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, मध्य पूर्व, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में युप टीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। युप टीवी के माध्यम से कोई भी दुनिया में कहीं भी कभी भी लाइव टीवी देख सकता है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और युप टीवी के संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय रेड्डी ने इस पर हस्ताक्षर किए। 190 से अधिक देशों में उपलब्ध डीडी इंडिया दुनिया भर में फैले भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच एक सेतु का काम करता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की। सुबह से भारतीयों को निकालने के लिए सहयोग जारी रखने का यूक्रेन सरकार से अनुरोध किया। प्रधानमंत्री यूक्रेन की स्थिति पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत करेंगे। रूस ने यूक्रेन में संघर्ष विराम और कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारे खोलने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी। दिन में 1 बजे तक लगभग 36% मतदान की खबर। असम की माजुली सीट के उपचुनाव में दोपहर बाद 1 बजे तक लगभग 48% मतदान। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर कल पुनर्मतदान का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों के साथ बातचीत की। सरकार ने कोयला उत्पादन को 60 करोड़ टन के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 100 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। और भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने आईएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा है कि सरकार ने कोयला उत्पादन को 60 करोड़ टन के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 100 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के अवसर पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री दानवे ने कहा कि सरकार कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों की खोज कर रही है ताकि इसका आयात कम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान देश ने पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक कोयला उत्पादन किया है। देश में अब तक 178 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 4,80,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 9,620 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 4,362 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.68% है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज कोविड का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही इस महामारी से किसी मौत की पुष्टि हुई। पुदुचेरी में अब तक 15,96,951 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। देश के लिए खूब लड़े थे, निस्वार्थ से भाव बड़े थे, अंधियारा भगाया दिखाई रोशनी, आज भी हमें खलती है वो कमी। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को। उनका निधन 7 मार्च 1961 को हुआ था। पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। पंत के दादा बद्री दत्त जोशी ने उनका पालन पोषण किया और इससे पंत के राजनीतिक विचारों को दिशा मिली। वीरों का बसंत थे, अंग्रेजों का अंत थे, कलम का कमाल था, तलवार की धार थे। सक्षम वकील के रूप में प्रसिद्ध पंत को कांग्रेस ने 1920 के दशक के मध्य में काकोरी केस में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और अन्य क्रांतिकारियों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पंत को गंभीर चोट लगी। इसके कारण वे जीवन भर सीधे खड़े नहीं हो सके। गांधी जी से प्रेरित होकर पंत ने अपने क्षेत्र में नमक मार्च आयोजित किया, जिसके लिए 1933 में उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रोविंशियल कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के कारण पंत को 7 महीने की जेल हुई। 1934 में पंत को केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। राजनीतिक कौशल के कारण पंत को कांग्रेस के नेताओं की सराहना मिली और वे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता बना दिए गए। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1940 में पंत को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। 1942 में पंत को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उन्हें अहमदनगर किले में 3 वर्ष की कैद हुई। खराब सेहत के कारण मार्च 1945 में पंत को रिहा कर दिया गया। होठों पे अपने मुस्कान तैरती, आंखों में झलकती है नमी। 1937 में प्रांतीय चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को संयुक्त प्रांत में बहुमत मिला और पंत 17 जुलाई 1937 को संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने। 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में एक बार फिर बहुमत प्राप्त किया और पंत को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया। वे 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी इस पद पर रहे। जवाहरलाल नेहरू ने 10 जनवरी 1955 को पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया। गृह मंत्री के रूप में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पंत की मुख्य उपलब्धि थी। 1957 में पंत को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा नमन। हाथों ने बहुत अनर्थ किए, पग ठौर कुठौर चले, मन के आगे भी खोटे लक्ष्य रहे, वाणी ने जाने अनजाने 100 झूठ कहे, पर आँखों ने हार, दुख, अवसान, मृत्यु का अंधकार भी देखा तो सच सच देखा। आज हम स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का भी स्मरण कर रहे हैं। अज्ञेय के नाम से लोकप्रिय सच्चिदानंद का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। स्नातकोत्तर पढ़ाई करते समय अज्ञेय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित हुए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। नवंबर 1930 में भगत सिंह को जेल से निकालने के प्रयास में सहायता करने के लिए अज्ञेय को गिरफ्तार कर लिया गया। अज्ञेय को भारत में ब्रिटिश शासन से राजद्रोह के आरोप में 4 वर्ष की कैद हुई। अज्ञेय प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए और 1942 में ऑल इंडिया एंटी फासिस्ट कन्वेंशन का आयोजन किया। उन्होंने अन्य लेखकों के साहित्य का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया।
अगे ने अपने काव्य संग्रह को भी अंग्रेजी में अनुदित करके प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स के नाम से प्रकाशित कराया। 4 अप्रैल 1987 को अज्ञे का निधन हो गया। महान भारतीय को आकाशवाणी समाचार की ओर से श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। ये आकाशवाणी है। सरकार ने आज डोनेटिव पेंशन कार्यक्रम शुरू किया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के अंतर्गत ये पहल की गई है। इस योजना के तहत नागरिक घरेलू कामगारों, ड्राइवरों और सहायक कर्मचारियों के प्रीमियम अंशदान में अपना योगदान कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि कार्यक्रम के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयु के श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल अनुसुईया उइके के संबोधन के साथ शुरू हुआ। सत्र की 13 बैठकें होंगी और ये 25 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 9 मार्च को सदन में बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। यह सत्र 25 मार्च तक चलेगा। 19-10 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 13 बैठकें होंगी। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि ये समय राज्य में विकास को बढ़ावा देने का है। भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। मिस्र के काहिरा में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की भारतीय टीम ने सिंगापुर को 17-13 से हराया। इस टूर्नामेंट में ये भारत का 5वां पदक है। ICC महिला विश्व कप क्रिकेट में आज खेले गए एक मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम अंक तालिका में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि बांग्लादेश अपने दोनों मैच हारकर 7वें स्थान पर है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली और चेन्नई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। जम्मू में भी गरज के साथ वर्षा की संभावना है। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। मालाबार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण प्रतिरोध को दर्शाने वाली विशेष पुलिस हड़ताल किस वर्ष में हुई थी? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। सुमय से भारतीयों को निकालने के लिए सहयोग जारी रखने का यूक्रेन सरकार से अनुरोध किया। प्रधानमंत्री यूक्रेन की स्थिति पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत करेंगे। रूस ने यूक्रेन में संघर्ष विराम और कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारे खोलने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी। दिन में 1 बजे तक लगभग 36% मतदान की खबर। असम की माजुली सीट के उपचुनाव में दोपहर बाद 1 बजे तक लगभग 48% मतदान। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर कल पुनर्मतदान का आदेश दिया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।